साथियों, खबर आ रही है अमेरिका से। खबर यह है कि बाइडेन को बाय बाय हो चुका है। बाइडेन तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगली बार के चुनाव से पहले ही बैठ गए हैं। बाइडेन का इलेक्शन में अपना नाम पीछे ले लेना आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में कितना असर डालेगा, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चर्चा इस बात की करेंगे कि बाइडेन ने अपना नाम पीछे क्यों ले लिया। अब आप पूछेंगे क्यों बाइडेन ने नाम पीछे ले लिया, मतलब क्या राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया? अरे नहीं भाई, नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, जहां पर ट्रंप बड़े प्रतिद्वंदी हैं, उनके सामने बाइडेन ने हार मान ली है कि भैया हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, हमारी जगह कोई और नाम आगे कर दो। और नाम जो आगे हुआ उनका नाम है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, जिनका जन्म भी अमेरिका में हुआ है। इनकी माता भारतीय हुआ करती थी, इसलिए हम इन्हें भारतीय मूल से रिलेट करते हैं। कमला हैरिस का नाम बाइडेन ने अपने से आगे कर दिया है कि इन्हें मेरा समर्थन है, इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया जाए, मैं पीछे की सीट पर बैठ रहा हूं। क्या बड़े कारण रहे? हालांकि हमने अपने कई सेशंस में कवर किया है कि बाइडेन को क्यों पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन फाइनली वो पीछे हट गए हैं। तो डिटेल में हम सारी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो ट्रंप वर्सेस बाइडेन की कहानी, बाइडेन को मिला बाय बाय और सुर्खी बन गई बाइडन। और बाइडेन के साथ में हम लोग यहां पर बाइडेन ड्रॉप्स आउट रेस, एंडोर्स कमला, और ऐसी स्थिति में आज की सुर्खी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रात 11:30 बजे के आसपास दुनिया भर को देखने को मिली है। उन्होंने अपनी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट कमला हैरिस थी, उन्हें कहा है कि आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़िए। कल रात का यह ट्वीट है और कल रात के बाद से लेकर अब तक आपके सामने, तो हम लोगों ने कल तक ही न्यूज सेलेक्ट कर ली थी, लेकिन रात को यह कंटेंट बना, टीम ने सुबह देखा, तो ऐसी स्थिति में अपडेट हुआ। तो ये अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय में रखा जाएगा, क्योंकि आज से लगभग 60 साल पहले ऐसा हुआ था कि प्रेसिडेंशियल रेस में जब अमेरिका वियतनाम वॉर में था, तो वियतनाम वॉर के दौरान जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। उन्हें लगा था कि अमेरिका में वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। मतलब कि चुनाव के अंदर उम्मीदवारी वापस ले ली कि भाई अपन नहीं लड़ रहे चुनाव, किसी और को आगे कर दो। और फिर रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति बनकर आए थे। तो बहुत साल बाद अमेरिकी इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा था, प्रॉपर तरीके से चल रहा था, पूरी तरह से मजबूती से टिका हुआ था, उसने अपना नाम वापस ले लिया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थे और इन्होंने अपने पद से, या फिर ये कहिए कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आने वाले समय के लिए नाम से वापसी करते हुए अमेरिकन्स के लिए एक पत्र लिखा। और उस पत्र में इन्होंने जो बात कही, उसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाऊं, तो उसमें यही कहा कि हाँ, मेरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका में बहुत सारे विकास हुए हैं, जिसमें अमेरिकियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया है। 30 साल में पहली बार गन सेफ्टी लॉ पास हुआ है, वही गन सेफ्टी लॉ जिसकी गन के चलते ही तो इनको आज जाना पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गन पर ये कोई वाकई में कानून बना दिए होते तो आज वास्तविकता में बाइडेन को अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम को वापस नहीं लेना पड़ता। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भाई ट्रंप पर जब से गोली चढ़ी है, तब से बाइडेन बैकफुट पे हैं कि कर क्या रहे हो, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में पर्यावरण को बचाने के लिए हम कानून लेकर आए। हमने बेहतर स्थिति जितनी अच्छे से रखी है लोगों की, ऐसा पहले कभी नहीं रही। इन्होंने अपने कार्यकाल को और अपनी पार्टी के शासन को बेहतरीन बताते हुए कहा कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरे, हम देश में बहुत सारा निवेश लेकर आए, मैंने प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा की, ये मेरे लिए बड़े सम्मान का काम है। और ऐसी स्थिति में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर कमला हैरिस का धन्यवाद देता हूं। और ऐसी स्थिति में इन्होंने कमला हैरिस का नाम प्रपोज कर दिया। तो आप इधर देखें, एंड इफ यू आर विद अस डोनेट टू हर कैंपेन। और सीधा सीधा कमला हैरिस के लिए उन्होंने अपनी तरफ से डोनेशन मांग ली कि भैया जिन्हें लगता है कि चुनाव में इन्हें खड़ा होना चाहिए, इनकी आर्थिक रूप से मदद करें। और डोनेशन के लिए लिंक भी इन्होंने टिका दिया। ठीक है साहब, तो राष्ट्रपति चुनना अब एक तरह से यह समझिए कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को अपनी तरफ से उम्मीदवार घोषित कर देती है, बाइडेन ने तो अपना नाम वापस ले लिया, कमला हैरिस के प्रति समर्थन भी दिखा दिया, लेकिन इनकी पार्टी भी अगर साथ में रह जाती है, तो मतलब अमेरिका में चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस होगा। और कमला हैरिस होते ही वहां की जितना पॉलिटिकल स्टेटस है उसमें जो बदलाव होगा वो तो हम चर्चा करेंगे ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाइडेन का पीछे हट जाना वर्तमान में अमेरिका के माध्यम से चल रहे जो अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस हैं उस पर क्या असर डालेगा, उसकी चर्चा करेंगे। आप पूछेंगे कैसे? चर्चा होगी कि रशिया यूक्रेन वॉर का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, चाइना ताइवान का क्या होगा। जहां जहां
अमेरिका ने अपनी तरफ से इंटरफेरेंस कर रखा है, बाइडेन की नीतियों ने इंटरफेरेंस कर रखा है, उनका क्या होगा। इसलिए यह सेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है साहब, तो आइए एक एक करके सारे कारण गिनाते हैं कि क्यों बाइडेन पीछे हटे और कमला हैरिस का नाम आगे आया। लेकिन इससे पहले कमला हैरिस का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए, क्योंकि कल को अगर ये अमेरिकी राष्ट्रपति होती हैं तो कमला हैरिस के बारे में आपको पहले से जानकारी रहे तो बेहतर होगा। आप हार्वर्ड से पढ़ी लिखी हैं, 1986 में आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, हेस्टिंग कॉलेज से आपने लॉ की डिग्री ली है, आपका जन्म कैलिफोर्निया में 1964 में हुआ है। इनके पिता डोनाल्ड हैरिस थे और माताजी इनकी श्यामला गोपालन थी, जिनका निधन 2009 में हो गया है। इनकी माताजी के चलते ही इनको हम भारतीय मूल का बोलते हैं। और अगर रही बात पॉलिटिकल कैरियर की, तो पॉलिटिकल कैरियर में आपने ऑकलैंड की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अटॉर्नी रही हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रही हैं 2004 में, 2010 के अंदर अटॉर्नी जनरल रही हैं, 11 से 16 के बीच में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रही हैं। इसी के साथ साथ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने लॉ में डिग्री ली हुई है, तो लॉ की डिग्री के साथ साथ आप वकालत में काफी अच्छी रही हैं। 2016 में पहली बार सीनेटर बनी, 2017 से 21 में जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स की सीनेटर रही और अमेरिका की उपराष्ट्रपति वर्ष 2021 में बनी। तो आप 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं और अब ये आने वाले समय में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के मतलब यह हुआ कि ट्रंप की मजबूती के चलते बाइडेन ने नाम वापस लिया और अपने स्थान पर कमला हैरिस को खड़ा कर दिया। तो बड़ा सवाल यह भी बनेगा कि क्या कमला हैरिस वाकई में ट्रंप के सामने टिक पाएंगी, और ऐसा क्यों हुआ कि साहब बाइडेन ने नाम वापस ले लिया। इसके काफी सारे कारण हैं, एक एक करके सबको रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने पहले बहुत से सेशंस इन विषयों पर कर रखे हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि ट्रंप और बाइडेन डिबेट में ट्रंप के सामने बुरी तरह पिछड़े थे। इस पर भी हमने सेशन किया था, आपको याद होगा। तो पहली प्रेसिडेंशियल जब डिबेट हुई तो उसके अंदर बाइडेन को 33% लोगों का ही समर्थन मिला, वहीं ट्रंप को 67% लोगों का समर्थन मिला। और ऐसी स्थिति में माना जाता है कि अमेरिका में जब प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो उम्मीदवार होते हैं वो जब न्यूज़ चैनल पर आकर डिबेट करते हैं, उसमें जो डिबेट को लीड कर जाता है वो जनता के मत को दिखाता है कि जनता किसे चाहती है। जैसे पिछली बार जब हुआ था तो बाइडेन विनर थे, यानी कि जब आप पिछली बार 2020 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय बाइडेन हर डिबेट में ट्रंप पर भारी पड़ रहे थे। पहली डिबेट में 60%, सेकंड डिबेट में 53%, लेकिन यहां पर 2024 का जब डिबेट हुआ है तो बाइडेन 33% और ट्रंप 67% के साथ विनर रहे हैं। ठीक है, इस पर हमने अपने यहां पर सेशन किया है। आप में से बहुत से लोगों ने पहली ही जुलाई के दिन इसे देखा भी होगा, मैंने इस पर सेशन किया हुआ है। ठीक है, तो 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता लगातार ये डिमांड कर रहे थे, डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो बाइडेन की पार्टी, उनके नेताओं को अपने नेता पर से विश्वास उठ गया कि भैया आप नहीं मतलब उसको चैलेंज कर पा रहे हैं ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप बहुत ज्यादा हमलावर थे। ऐसी स्थिति में इनके अपने पार्टी के नेता इनको खींचने लग गए थे कि सर जी अपना नाम वापस ले लो, तुमसे ना हो पाएगा। अब वो स्थिति जब इनके साथ में रही है तो अब सवाल बड़ा ये बनता है कि राष्ट्रपति पद के लिए इनकी उम्मीदवारी छोड़ने का दबाव तो इन पर लगातार बन रहा था। ऐसी स्थिति में बैक टू बैक कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्हें आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि बाइडेन ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे और ओबामा अमेरिका में बड़े लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बड़े कारण थे, एक तो ये अश्वेत राष्ट्रपति थे और बड़े ही प्रोग्रेसिव विचारों के थे, यानी कि एक तरह से प्रोग्रेसिव मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति दुनिया को बिना युद्ध दिए नहीं जाता, लेकिन इन्होंने ईरान के साथ में समझौता किया था, JCPOA, जिसके तहत ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी। तो ये मानते हैं कि आज जो अमेरिका ईरान के बीच की टसल चल रही है उसको खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया था। ओबामा ने 2 कार्यकाल अच्छे से पूरे किए थे। जनता में अब रिसेंटली ये मांग उठी, क्योंकि तीसरी बार अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन नहीं सकता। इनकी वाइफ जिनका नाम मिशेल ओबामा है, उनको लेकर अमेरिका में डिमांड उठ रही है और डिमांड ये उठ रही है कि क्यों ना डेमोक्रेटिक पार्टी ओबामा की वाइफ को अपना उम्मीदवार घोषित करे। इसके पीछे के बड़े कारण ये हैं कि अमेरिका में अश्वेत वोट जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और ऐसी स्थिति में अगर इनको उम्मीदवार घोषित किया जाता है और दूसरा बाइडेन बैकफुट पर ऑलरेडी चले गए हैं तो ओबामा की जो छवि थी ना उसका मिशेल ओबामा को बड़ा फायदा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कमला हैरिस को इन्होंने बाइडेन ने अपनी तरफ से प्रस्तावित कर दिया है तो इनकी पार्टी मान ही जाए।
फिलहाल के लिए ये भी एक बड़ा नाम निकल कर आ रही हैं। मतलब लोग लगातार मिशेल ओबामा को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि भैया ओबामा की जो वाइफ है उनको आप खड़ा कर दीजिए, ठीक है। और तरह तरह से, मतलब एक तरह से ये समझिए कि लोग इस समय मान रहे हैं कि बाइडेन भाई आपने अच्छा किया, हट गए, इनके स्थान पर मिशेल ओबामा को ले आइए। तीसरा बड़ा कारण क्या बना कि इन दिनों बाइडेन की तबीयत बहुत खराब चल रही है। तबीयत खराब चल रही है, इसका जिक्र हमने G7 में भी किया था। अगर आपको ध्यान हो तो G7 की जब मीटिंग हुई थी उस समय पर मेलोनी जो हैं इन्हें इनकी मतलब एक तरह से तबीयत को देखते हुए, क्योंकि ये चलते चलते किसी दूसरी दिशा में निकल लिए थे, तो मेलोनी इन्हें रोक कर लेकर आई थी कि सर प्लीज आप इधर आ जाइए। इस पर हमने सेशन भी किया था G7 के अंदर, ठीक है ना। अभी एक और घटना रिसेंटली घटी, और वो घटना क्या थी कि घटना ये थी कि ये अगर आप देखें तो इन्होंने हाल ही में एक जगह पर अपना भाषण दिया, और भाषण देकर के अपनी वाइफ समझकर किसी और महिला के नजदीक चले गए, क्योंकि ड्रेस लगभग सेम थी। तो इनकी वाइफ बीच में आकर के और बचाव करने आई। कुछ लोगों का कहना है कि ये दूसरी महिला के नजदीक जाकर उन्हें किस करने पहुंचे थे, और इनको जाकर देखकर, क्योंकि यहां पर अगर आप इनका रिएक्शन नोटिस करें तो ये अपनी वाइफ को कंफ्यूज कर गए कि ये वाली है कि वो वाली है, क्योंकि कलर्स में इनकी उम्र जो है ना वो इस समय सबके सामने पब्लिक निकल कर आ रही है। मतलब ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन है ये आप देख सकते हैं। इसीलिए इनकी पार्टी के लोग भी इनसे कह रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब आप इस कार्य को किसी और को सौंप दें, इस जिद से हटें कि आप ही इस पद पर रहेंगे, ठीक है ना। तो पास दी टॉर्च, जैसे ओलंपिक में होता है ना कि अब आपने किसी और को मशाल पकड़ा दी, तो साहब हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके लिए अब समय अच्छा है कि आप किसी और को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी सौंपें और उन्हें आगे बढ़ने दें, ठीक है। इसी कारण से इनकी मेंटल हेल्थ पर जब रेटिंग ली गई कि कहीं ना कहीं बाइडेन के स्वास्थ्य को लोग छुपा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब रेटिंग ली गई तो जो ग्लोबल रेटिंग निकल कर आई, और उसमें यह था कि डिबेट के बाद में बाइडेन की जो एक्सेप्टेंस है लोगों में वो निरंतर गिर रही है। लोग उन्हें अब पसंद नहीं कर रहे हैं कि साहब आप स्वस्थ नहीं हैं, और जब आप स्वस्थ नहीं हैं ऐसे में ही ये खबर निकल कर आ जाए अभी 4 दिन पहले कि इन्हें कोविड सिम्टम्स देखे गए हैं, तो टेंशन ये होने लगती है कि अगर एक देश का राष्ट्रपति, सत्तारूढ़ राष्ट्रपति अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से बीच में ही दुर्घटना का मतलब शिकार हो जाए, पता चले कि अपना कार्यकाल पूरा ही ना कर पाए, तो अमेरिकी जैसे देश में जहां 4 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, बीच में फिर से राष्ट्रपति के लिए लड़ाई होने लगेगी, चुनाव होने लगेंगे, तो वो एक देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो इनकी पार्टी में से ही आवाज उठने लगी कि सर तबीयत ठीक नहीं है आपकी, अब छोड़ दीजिए, आप ऑलरेडी 81 में रनिंग है, समय और दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, अब आप विश्राम कीजिए। तो इनकी तरफ से पार्टी में यह डिमांड उठने लगी थी। और क्या रहा, हाल ही में जो सबसे बड़ा कारण बना, मतलब कि एक तरह से यह समझिए कि दिक्कतें तो तमाम चल रही थी बाइडेन के केस में, लेकिन इस घटना ने तो पूरी तरह झकझोर दिया। और वो क्या था कि ट्रंप के ऊपर हमला हो गया। ट्रंप पर हमला हुआ और बाय गॉड ग्रेस ट्रंप बच गए। मतलब अगर वो लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा सर ना घुमाते तो संभव है गोली उन्हें पार कर जाती। ट्रंप को लगी हुई जो गोली है ना, उससे बाइडेन का एक और मामला निकल कर आ गया कि साहब आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, आप कहते हैं कि ट्रंप आ जाएंगे तो तानाशाही आ जाएगी, तो ऐसी कैसी डेमोक्रेसी जिसमें अपोजिशन के लीडर को, जिसमें कि अपोजिशन की तरफ से जो प्रमुख कैंडिडेट है उसको गोली लग जा रही है। तो अगर यह लोकतंत्र है जिसमें कि आपके शासन में दूसरा व्यक्ति जो आपके लिए चुनौती बना हुआ है उसे गोली लग जा रही है, तो क्या है ये। और जब से ये हुआ है ना, तो ट्रंप के लिए ये एक वरदान सिद्ध हुआ है। अचानक ट्रंप के प्रति सिंपैथी का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा गया है। खेल सारा सिंपैथी का चल रहा है। ट्रंप सिंपैथी में आसमान पर है। मतलब अगर आज इलेक्शन करा लिए जाए तो ट्रंप एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ विजेता घोषित हो। लेकिन वहीं बाइडेन भी अब सिंपैथी गेम खेल गए। कैसे? उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि भाई ठीक है, मैं जिम्मेदार मान रहा हूं अपने आप को कि अगर ऐसा हुआ है, मेरी सारी चीजें मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, मैं नाम वापस ले रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी आपके देश के लिए अच्छी है। क्योंकि ट्रंप अगर आ गए तो ये प्रोजेक्ट 2025 एक्टिवेट कर देंगे, जो कि इलीगल माइग्रेशन के नाम पर बहुत से लोगों को देश से निकाल देंगे। ये एक्सट्रीमिज्म को अपनाएंगे और तानाशाही ले आएंगे। क्योंकि कमला हैरिस ने ट्रंप के बारे में कहा था कि तानाशाही ले आएंगे अगर ट्रंप आए तो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी भी कौन सी अच्छी चीज हो रखी है, आप लोगों की जो डेमोक्रेसी है उसमें मुझे गोली लग गई है। तो कमला हैरिस जो कि इनके शासन को तानाशाही शासन कहना चाहती हैं, वो इस समय
उम्मीदवार बनकर राष्ट्रपति के सामने आने वाली हैं। इसका मतलब अमेरिका के अंदर भी अब तगड़ा नैरेटिव डेमोक्रेसी वर्सेस तानाशाही का चलने वाला है, डिक्टेटरशिप का चलने वाला है। जो इंडिया के इलेक्शन में चला था, अब तानाशाही का जो शब्द है ना वो सब जगह, और वही वाली बात पिछली बार की तरह जैसे देश में हुआ था ना कि परसेंटेज में तानाशाही, बहुत सारे समझदार लोगों ने यही समझाया था कि पूरी तरह तानाशाही नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में तानाशाही आ रही है। और वो जो फ्रैक्शनल तानाशाही है, अब वो नैरेटिव अमेरिका में भी चलेगा क्योंकि कमला हैरिस पब्लिकली ये बात बोल चुकी हैं। ठीक है, चलिए, तो अब एक तरह से ये बात हुई। एक चीज और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, और वो क्या है ना कि ट्रंप बाइडेन को एक बहुत बड़ा संकट एक बात का और भी था कि इनके यहां पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का डिसीजन जो है वो इनकी एक डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होता है, उसमें फाइनल मोहर लगती है। मतलब जैसे अपने यहां पर कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन है, बीजेपी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन है, हर पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, ऐसे अमेरिका में भी राष्ट्रीय अधिवेशन होता है डेमोक्रेट्स का, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट्स का एक राष्ट्रीय अधिवेशन एक होने वाला है, प्रस्तावित है 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। वहां पर इनके जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, लगभग 3930 डेलीगेट्स जो कि पूरे देश के अंदर प्रतिनिधित्व रखते हैं पार्टी का, वो एकत्रित होते हैं और वो अपने में से वोट के आधार पर तय करते हैं कि हम अपनी पार्टी में से किस नेता को राष्ट्रपति उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं। तो इनके 3930 डेलीगेट्स में से जिन्हें 1968 वोट प्राप्त हो जाएंगे, यानी आधे से एक अधिक वोट प्राप्त हो जाएंगे, वो व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो चूंकि यह कार्यक्रम होने वाला है, तो बाइडेन को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लगभग 4000 लोग एकत्रित होंगे, जिसमें से 2000 मुझे मेरे समर्थन में चाहिए, पता चले कि उनमें से वो वोट शेयर प्राप्त ना कर पाए। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट बात बाइडेन का यह डर भी था कि कहीं अगस्त में पार्टी ही उन्हें किनारा ना कर दे कि भैया आपकी जिद हमारे लिए महंगी पड़ रही है। अगर बाइडेन इस काम को जैसे तैसे करने में कामयाब भी हो जाते, मतलब इसमें से आधे से अधिक वोट प्राप्त करने में भी कामयाब हो जाते, तो यहां पर एक और सिस्टम है जिसको सुपर डेलीगेट्स कहते हैं। सुपर डेलीगेट्स मतलब इन 4000 लोगों के ऊपर भी कुछ लोग हैं। वो कौन है? जो पार्टी में पहले किसी ना किसी पद पर रहे, जैसे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति या सीनेटर, कुछ ऐसे लोग। तो उन लोगों के पास एक तरह का वीटो होता है, मतलब वो लगभग 100 वोट अपने पार्टी के ऐसे रखते हैं जो कि अपनी तरफ से डिसाइड कर सके कि नहीं, ये व्यक्ति प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो डर इस बात का भी था कि कहीं बाइडेन इस चुनौती का सामना ना कर लें। तो ये सारे कारक जुड़ते चले गए और बाइडेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या पद से इस्तीफा से मतलब प्रेसिडेंशियल दावेदारी से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति अभी बरकरार हैं ये। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल ये बनता है, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है ना। अमेरिका में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1968 में लिंडन जॉनसन जो थे वो अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी में थे, पहले से राष्ट्रपति थे। उन्हीं के दौर में वियतनाम युद्ध में अमेरिका को करारी हार का सामना करना पड़ा, हार ही कह लीजिए उसको, क्योंकि लाभ तो नहीं हुआ था इन्हें। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने पद से उम्मीदवारी वापस ले ली थी और जो इनके अपोजिशन में व्यक्ति था वो राष्ट्रपति बनकर आया था। ठीक है साहब, अब ट्रंप वर्तमान में प्रबल दावेदार बनकर आ रहे हैं। ट्रंप का तो कहना ही यह है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए एकदम योग्य है ही नहीं। अब बाइडेन योग्य नहीं है ये तो समझ में आ गया और अमेरिका और दुनिया लगभग ये मान चुकी है कि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन रहे हैं। लेकिन साहब अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं ना, तो आप यह मानकर चलो कि वर्ल्ड लीडर्स की प्रतिक्रियाएं बहुत मायने रखेंगी और उन प्रतिक्रियाओं में सबसे ऊपर प्रतिक्रिया मानिए आप जेलेंस्की की। क्यों? क्योंकि असल में इनके ऊपर केवल हाथ बाइडेन का था। बाइडेन ही जेलेंस्की को पूरी तरह मोटिवेट किए हुए थे। लगभग 60-70 बिलियन डॉलर का तो ऑफिशियली मदद भेज चुके थे जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जेलेंस्की पर से इसका हाथ हट गया, बाइडेन जी का हाथ हट गया, तो भाई साहब आने वाले समय में ट्रंप भाई साहब क्या करेंगे? क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। मतलब यह मानकर चलिए कि जेलेंस्की का बाइडेन समर्थन हटते ही और ट्रंप के आते ही ट्रंप इस वॉर के वो तो कह ही रहे हैं कि मैं आ गया तो मैं युद्ध को खत्म कर दूंगा, युद्ध खत्म कर दूंगा। इसका मतलब यह तय है कि युद्ध खत्म करने के लिए वो पुतिन और इन्हें टेबल पर बिठाएंगे और नेगोशिएट करवाएंगे। पुतिन का समर्थक माना जाता है ट्रंप को। मतलब कहा जाता है इन दोनों के बीच में कुछ सेटिंग है। पुरानी बार जब चुनाव हुए थे ना 2020 के चुनावों में अमेरिका में बड़ा एलिगेशन लगा था, क्या कि ट्रंप को जिताने में पुतिन बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। उनकी तरफ से पुतिन की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो जाकर के अमेरिका में चुनावों को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका में बड़ा मुद्दा है ये कि पुतिन मामले को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आइए लौट के, तो अब ये अगर नहीं बचे तो इसका मतलब इनका टाटा बाय बाय तय है।
युद्ध का खत्म होना तय है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आपने इन दिनों देखी हो तो वो है ट्रूडो की कहानी। क्यों? क्योंकि ट्रूडो जो है ना, उन्होंने इन्हीं के समर्थन के चलते जो खालिस्तानी वाला मामला है ना वो बहुत उठाया। G20 में ट्रूडो जब आए थे तब तक वो खालिस्तान वाले मामले को लेकर चुप थे, निज्जर की हत्या को लेकर चुप थे। लेकिन इसके बाद अमेरिका का हाथ इन्हें जब मिला, मतलब पहले से ही ये माना जाता है अमेरिका के अंदर कि जो डेमोक्रेट्स है ना उनका भारत के प्रति रवैया बड़ा ही मतलब तीक्ष्ण है। वो ये मानकर चलते हैं कि इंडिया वाले लोग सब तरह से गलत हैं। अब बाइडेन का समर्थन इन्हें मिला तो उसके बाद तो इन्होंने खुला खेल खेलना शुरू कर दिया। तो खालिस्तान वाला जो मामला है वो ट्रूडो के लिए भी संकट पैदा करेगा अब, क्योंकि बाइडेन रिपीट ना हो पाए तो ट्रंप के मतलब बाइडेन रिपीट ना हो पाए और ट्रंप अगर यहां आते हैं। अच्छा, ट्रंप को वर्तमान भारत सरकार का समर्थक माना जाता है क्योंकि मोदी और ट्रंप के बीच में कहा जाता है बढ़िया जुगलबंदी चलती है। और एक तरह से अमेरिका में ट्रंप की पार्टी को राइट विंग पार्टी माना जाता है, जस्ट लाइक इंडिया में बीजेपी को राइट विंग पार्टी माना जाता है। ट्रंप को माना जाता है कि ये वो व्यक्ति हैं जो खुद की मतलब एक तरह से अमेरिका फर्स्ट की नीति को लगाकर चलते हैं, अमेरिकन्स फर्स्ट की नीति को लगाकर चलते हैं, जस्ट लाइक इंडिया की। जैसे इंडिया में किसी एक रिलीजन को लेकर के बीजेपी काम करती है, जैसा बीजेपी को लेकर आक्षेप वर्ल्ड मीडिया लगाता है। अब ऐसी स्थिति में दोनों एक जैसी विचारधारा को समर्थन देते हैं, तो बोले ट्रंप आ गए तो फिर भारत के पक्ष में वो इनका कुछ नहीं सुनेंगे। ये बहुत से मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा है इजराइल वाला मुद्दा। इजराइल वाले मुद्दे में क्या है कि इजराइल का गाजा पट्टी के साथ जो सिस्टम चल रहा था, फिलिस्तीन गाजा वार चल रहा था, ऐसी स्थिति में इजराइल का क्या होगा, क्योंकि बाइडेन ने अभी तक इजराइल पर कोई भी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं किया। मतलब यह समझिए कि वो बार बार कह रहे हैं नेतन्याहू से भैया रुक जाओ, लेकिन नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका इजराइल के सामने थोड़ा सा अपने आप को असहाय ही पाया कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इसी वजह से ये सारे मुद्दों पर दुनिया का ध्यान टिका हुआ है कि बाइडेन का जाना ये तय कर रहा है कि ट्रंप आ रहे हैं, और ट्रंप आ रहे हैं इसका मतलब दुनिया में बहुत से समीकरण बदलने वाले हैं। और समीकरण बदलने वाले हैं, उनमें सबसे पहले मीम मतलब रात को ये खबर आई है, सबसे पहले जेलेंस्की के आनंद लेने लोगों ने शुरू कर दिए। जेलेंस्की अपनी तरफ से धन्यवाद दिए प्रेसिडेंट बाइडेन को कि साहब आपका समय बहुत अच्छा था, आपका कार्यकाल के दौरान हमने वो सब चीजें महसूस की जो भी अंग्रेजी में इनको भाषण देना था उनके समर्थन में सब दे दिया। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने पत्र लिखा है रात को कि भाई मैं नहीं खड़ा हो रहा हूं। इस बीच में न्यूज बनना शुरू हो गया है कि भाई आने वाले समय के अंदर जेलेंस्की का क्या होगा। जेलेंस्की नेगोशिएशन के लिए तैयार हो चुके हैं रशिया के साथ कि चलो भाई नेगोशिएट कर लेते हैं। जिस रशिया के साथ जेलेंस्की अपना पूरा कार्यक्रम लेकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर बैठते थे कि इन इन मुद्दों के बिना मैं बात नहीं करूंगा, अब खबर रात ही रात में यह बन जाती है। मतलब आप सोचकर देखिए कि खबर बन रही है कि ये जेलेंस्की तैयार हो रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए। इसलिए मार्केट में मीम तगड़े चल रहे हैं। क्या मीम चल रहे हैं? बाइडेन का फोन दिखा रखा है, बाइडेन के फोन पर मिस कॉल दिखा रखे हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की 52 टाइम्स मिस कॉल। रात को ही कॉल पहुंच गए हैं कि हां भाई साहब मेरा क्या होगा। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट जेलेंस्की का मैसेज दिखा रखा है, माई मनी इज स्टिल कमिंग राइट, मेरे को पैसा मिल रहा है ना। प्रेसिडेंट जेलेंस्की आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की प्लीज आंसर, और इधर ये अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जेलेंस्की के ऊपर मीम वॉर तगड़ा चल रहा है। इधर मीम तगड़े चल रहे हैं कि बाइडेन, इधर की तरफ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मीम है, स्पुतनिक ने लिखा है जो कि रशियन अखबार है। ये क्या लिख रहा है? रिमेंबर व्हेन जो बाइडेन क्लेम कि पुतिन मस्ट गो एंड व्हाट ही इज गोना से नाउ। मतलब पहले पुतिन के बारे में कहा गया कि पुतिन को जाना चाहिए, लेकिन जो कहने वाला था वो खुद ही चला गया। इस बात को पुतिन देख रहे हैं और टेलीस्कोप के थ्रू देखकर पुतिन मस्ट गो। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ड्रॉप आउट 2024 प्रेसिडेंशियल रेस, और हुआ ये कि वो खुद ही हट जाते हैं। मतलब एक प्रकार से इसको ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, और इस बीच में पन्ने खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर के लोग अब बाइडेन की उम्मीदवारी से नाम वापस लेने को भी ट्रंप का आना तय मानते हुए ले रहे हैं कि ट्रंप का आना तय है, और ऐसा होते ही यूक्रेन का हारना भी तय ही मान लीजिए। रशिया ने इस विषय पर कहा कि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जी, हमें इस बारे में कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो उद्देश्य केवल वॉर को जीतना है।
और जो हमारे यूएस इलेक्शन से कोई मायने नहीं रखता, कौन हारता है कौन जीतता है, हम अपने पर फोकस करके चल रहे हैं। दुनिया भर से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस विषय पर आ चुकी हैं। सब लोग बाइडेन को याद कर रहे हैं कि भैया बाइडेन, जैसे ही मान रहे हैं कि बाइडेन चुनाव हार चुके हैं, मतलब आज जो सांत्वना मैसेज चल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो इस तरह के चल रहे हैं कि बाइडेन यार तुम बहुत अच्छे थे, जबकि भाई अभी वो जनवरी तक राष्ट्रपति हैं। मतलब ऐसा नहीं है, चुनाव होंगे उसके बाद जनवरी में जाकर कोई नया राष्ट्रपति बनेगा। 6 महीने विचारों के अब बहुत ही उसमें निकलेंगे। कमला हैरिस वर्सेस ट्रंप का मुकाबला देखने लायक होगा। दुनिया में किस तरह से दुनिया करवट लेगी, यह मामला आने वाले समय में बहुत मायने रखेगा। पहले भारत के इलेक्शंस दुनिया के लिए न्यूज रहे, अब अमेरिकी इलेक्शंस दुनिया के लिए न्यूज हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन्हें ज़रूरी हो वो देख सकते हैं, ले सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। बेहतरीन कंटेंट के साथ जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो हैंड रिटन नोट्स के रूप में भी उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस